गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और ग्रामीण महिला महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेज के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है उपभोग फलन। देखो, उपभोग होता क्या है ना। उपभोग वैसे तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। मार्केट से हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं जिससे जो हमारी संतुष्टि को पूरा करती है, उसे ही संतुष्टि को पूरा करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उपभोग क्या होता है कि जो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीय आय के बीच में फलनात्मक संबंध है। यानी कि फलनात्मक संबंध यानी इन दोनों के मध्य डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय कम होती है तो उपभोग भी कम होता है। इसे हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर फंक्शन ऑफ वाई। ये कैसे हम फंक्शन कहेंगे तो C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पर C क्या है, कंजप्शन यानी उपभोग, और वाई क्या है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो देखो C तो है उपभोग और वाई है राष्ट्रीय आय। तो इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय कम होगी तो उपभोग भी कम होगा। अब ये देखो, स्वतंत्र और परतंत्र चर क्या होते हैं। इसमें राइट साइड में जो चर होता है ना, जैसे ये वाई है, ये राइट साइड में है ना, ये हमेशा स्वतंत्र होता है, और जो लेफ्ट साइड में जो होता है ना वो हमेशा परतंत्र होता है। परतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है ना, डिपेंड होता है। ये किस पे डिपेंड है, वाई पे। वाई क्या है, वाई स्वतंत्र है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय पे निर्भर कर रहा है ना उपभोग। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो आय नहीं बढ़ेगी, है ना। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, तो आय तो क्या होगी, स्वतंत्र चर हो गया, और C यानी उपभोग क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया। तो आय कम होगी तो C भी कम हो जाएगा, और आय बढ़ेगी तो C भी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो राइट साइड में होता है वो हमेशा स्वतंत्र होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा परतंत्र चर होता है। यानी उपभोग फलन का से क्या हो गया कि उस अनुसूची से है जिसमें आय के विभिन्न स्तरों पर कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है, जबकि अन्य बातें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है, अन्य बातें क्या क्या समान रहनी चाहिए कि आय का और उपभोग का तो डायरेक्ट रिलेशन है ही, लेकिन इसके अलावा आपकी रुचि, फैशन, अन्य वस्तुओं की कीमतें, ये सब भी क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। क्योंकि अगर इनमें परिवर्तन हो गया तो आपकी आय बढ़ने पर भी उपभोग नहीं बढ़ेगा, और आय कम होने पर भी उपभोग कम नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कोई ड्रेस है ना, वो आप मार्केट में लेने गए, लेकिन अगर वो आउट ऑफ फैशन हो गई है ना, तो अगर वो आपको सस्ते में भी देगा तो आप ले लोगे क्या उसको, नहीं लोगे ना। तो उसके लिए आपकी रुचि नहीं है, आपकी आय बढ़ गई लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ का उपभोग नहीं किया। तो आय की डेफिनेशन, उपभोग की डेफिनेशन देते समय हमें अन्य बातें समान रहने पर ये लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अन्य बातों में अन्य वस्तुओं की कीमतें, उस वस्तु के लिए हमारी रुचि, ये सब बातें क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है। अब उपभोग अनुसूची क्या है, देखो, जो आय इधर आय है, राष्ट्रीय आय ले लो, है ना, इधर उपभोग ले लिया। तो देखो, अगर हमारे पास हमारी आय अगर शून्य है, जीरो है ना, तो भी हमारा उपभोग 500 करोड़ रुपए का है। अब जैसे जैसे देखो आय बढ़ रही है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, है ना, हमारा उपभोग भी लगातार बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है ना। लेकिन ये देखो, आप एक बात नोट करो यहाँ पर कि शुरू में जब हमारी आय जीरो होती है तब हम उपभोग कैसे करेंगे, हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति है, उसे जीने के लिए कुछ ना कुछ तो उपभोग करना ही पड़ेगा ना। जिंदा रहने के लिए तो उसे उपभोग करना पड़ेगा, चाहे वो लोन लेके खाए, चाहे कैसे भी खाए, है ना। तो अगर व्यक्ति की आय जीरो होती है तो भी व्यक्ति है ना कुछ उपभोग अवश्य करता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, देखो उपभोग भी बढ़ता जाएगा। जैसे 1000 रुपये उसकी आय है तो उपभोग उसका कितना है, 1250 रुपये। फिर उसकी आय 2000 हो गई तो उपभोग भी कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर उसकी आय 3000 हो गई तो उपभोग है वो 3000 न होकर उससे कम, यानी 2750 रुपये हुआ। फिर उसकी आय 4000 हो गई तो 3500 हो गया। इस प्रकार क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होती है। लेकिन शुरू में उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि होती है, और बाद में उपभोग में आय की तुलना में कम अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे 4000 उपभोग है तो 4000 पूरा खर्च नहीं कर रहा है, वो कितना खर्च कर रहा है, खाली 3500 रुपये खर्च कर रहा है। 5000 आय है तो वो और भी कम, यानी 4250 रुपये ही खर्च कर रहा है ना।
तो आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय से कम अनुपात में बढ़ता है। और जब उसकी आय शुरू में बढ़ती है, एकदम स्टार्टिंग से जब 0 से बढ़ती है, तब उसकी आय है वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं उपभोग फलन अनुसूची। तो देखो तालिका से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, और आय शून्य होने पर लोग अपनी पूर्व बचतों को या उधार लेकर 500 करोड़ रुपए का उपभोग पर व्यय करते हैं। जब आय 2000 रुपये हो जाती है और उपभोग भी 2000 रुपये हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आधारभूत उपभोग स्तर कहेंगे। आधारभूत उपभोग स्तर क्या होगा? जब हमारी आय और उपभोग दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत उपभोग स्तर। और इसके बाद जब आय में 1000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उपभोग में केवल 750 करोड़ रुपए की ही वृद्धि होती है। तो किन्स ने क्या कहा था कि किन्स के अनुसार अल्पकाल में जो उपभोग फलन है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब इस उपभोग फलन का डायग्राम है, तो देखो ये जो 45 डिग्री की रेखा है ना, 45 डिग्री की है ना, इसे क्या कहते हैं? ये रेखा आय और उपभोग इन दोनों के संतुलन को बताती है। ठीक है, और ये जो सी रेखा है ना, सी ये हमारी जो अनुसूची हमने बनाई थी ना अभी, इसको हमने सी फलन के द्वारा दर्शाया है। अब शुरू में देखो, अगर उपभोग आय हमारी अगर 0 है तो उपभोग ज़्यादा है ना 500। तो डायग्राम में देखो एक्स पे हमने क्या लिया है? राष्ट्रीय आय ली है, और वाई एक्स पे हमने क्या लिया है? उपभोग लिया है। अब शुरू में हमारी आय 0 है, यहाँ हमारी आय 0 है ना, तो हमारा उपभोग कुछ ना कुछ हो रहा है, 500 करोड़ रुपए का हो रहा है ना। तो ये जो कंजप्शन रेखा है, ये मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, जो उपभोग फलन रेखा है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी, जिसको हम किससे शो करेंगे? ए से। ठीक है, ये स्मॉल ए, इसको कहते हैं स्वायत्त उपभोग। तो यहाँ से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। और जब हमारा उपभोग फलन है, अल्पकालीन उपभोग फलन है, उसे हम डिनोट करते हैं C बराबर A + BY से। ठीक है, और जो 45 डिग्री की रेखा है, ये पूरे संतुलन को बताती है कि जितना आय हो रही है उस हिसाब से उपभोग हो रहा है। अब जहाँ पर ये दोनों काट रही है ना, देखो बी बिंदु है, बी बिंदु पे काट रही है ना, तो यहाँ पर हमारी आय तो कितनी है? राष्ट्रीय आय कितनी है? OY1, और उपभोग हमारा कितना है? OC1। यानी देखो ये OY1 दूरी है ना, और ये OC1 दूरी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। यानी जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर आय और उपभोग क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। अब यदि इसके बाद हमारी आय बढ़ जाती है, यानी OY1 से हमारी राष्ट्रीय आय OY2 हो जाती है, तो हमारा उपभोग भी बढ़ेगा। हमने देखा था ना अभी, हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है। देखा कि इसमें क्या देखा? हम नॉर्मली आप बात कर लो कि हमारे किसी भी व्यक्ति है, उसकी अगर आय बढ़ेगी तो वो उपभोग जरूर कुछ न कुछ वस्तुओं का बढ़ाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि कम अनुपात में बढ़ाए, जितनी आय बढ़ी है पूरा का पूरा खर्च न करे, उसमें से कुछ सेव भी कर ले, लेकिन उपभोग अवश्य बढ़ता है। तो देखो हमारी आय कितने से बढ़ी? Y1 Y2 से बढ़ी ना, या डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन उपभोग कितने से बढ़ा? C1 से C2 हो गया, तो यानी डेल्टा C से बढ़ा। अब आप बताओ, ये दूरी ज़्यादा है या ये दूरी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, Y1 Y2 ज़्यादा है और C1 C2 कम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है, उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y1 Y2 इज ग्रेटर देन C1 C2, यानी Y1 Y2 बड़ा है किससे? C1 C2 से, या फिर डेल्टा Y इज ग्रेटर देन डेल्टा C, यानी डेल्टा Y बड़ा है किससे? डेल्टा C से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आय बढ़ी है वो ज़्यादा बढ़ी है और उपभोग जो बढ़ा है वो कम बढ़ा है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार रीड करो, समझ में आ जाएगा। चित्र में OT रेखा 45, ये देखो OT, ये वाली है ना 45 डिग्री वाली OT, इसको कहते हैं C = Y। यहाँ यानी इस रेखा पर, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो उपभोग है और आय है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो 45 डिग्री कोण की रेखा है जो बताती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर आय व उपभोग व्यय बराबर है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय भी उतना ही बढ़ जाता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में उपभोग आय में वृद्धि की तुलना में कम बढ़ता है। CC उपभोग प्रवृत्ति वक्र है जो बताता है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। B समविच्छेद बिंदु है, समविच्छेद मतलब जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है,
समविच्छेद बिंदु है जहाँ पर उपभोग व्यय C राष्ट्रीय आय के बराबर है, अर्थात OY1 किसके बराबर है, OC1 के। देखो ये था ना, OY1 किसके बराबर था, OC1 के। देखो ये दूरी यानी C1B दूरी OY1 के बराबर है ना। जब राष्ट्रीय आय बढ़कर OY2 हो जाती है, पहले कितनी थी OY1 और अब बढ़कर कितनी हो गई OY2 हो जाती है, तो उपभोग व्यय OC2 हो जाता है, ठीक है। किंतु उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम है, अर्थात C1 C2 इज लेस देन Y1 Y2, या हम इसे क्या कह सकते हैं, जो Y1 Y2 है ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं डेल्टा Y, और C1 C2 को हम क्या बोलते हैं डेल्टा C। देखो यहाँ था ना ये जो C1 C2, इसको हम क्या बोल रहे थे डेल्टा C, यानी उपभोग में परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने का, टोटल उपभोग तो यहाँ कितना हो रहा है OC2, और पहले कितना था OC1, लेकिन परिवर्तन कितने का आया C1 C2। ऐसे ही आय है, पहले हमारी आय कितनी थी OY1 और अब आय कितनी है OY2, लेकिन परिवर्तन कितने का आया Y1 Y2। तो जो ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा ये परिवर्तन को शो करता है यहाँ पर, यानी Y में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो अब देखो C1 C2 इज लेस देन Y1 Y2, डायग्राम से पता चल रहा है ना साफ साफ। देखो ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, ठीक है, या डेल्टा Y इज ग्रेटर देन डेल्टा C, ठीक है। अब देखो अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। उपभोग फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो जो अल्पकालीन उपभोग फलन होता है वो क्या होता है, देखो अल्पकालीन जो उपभोग फलन है उसे हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो C बराबर A प्लस BY, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ C क्या है उपभोग है, A क्या है स्वायत्त उपभोग है। A यही है, देखो ये स्मॉल वाला है ना, जो कि आय शून्य होने पर भी होता है, ये वाला है स्वायत्त उपभोग, और BY क्या है प्रेरित उपभोग, और C क्या है कुल उपभोग, ठीक है। तो ये तो होता है अल्पकालीन उपभोग फलन, यानी BY क्या है राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। यह उपभोग फलन शून्य से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू होता है। देखो ये हो रहा है ना, ये शून्य है, इससे ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। तो शून्य से ऊपर धनात्मक यहाँ से शुरू होता है। और अल्पकालीन जो उपभोग फलन है वो हमेशा मूल बिंदु से ऊपर से स्टार्ट होगा, और जो इनके बीच की दूरी है उसे हम कहेंगे स्वायत्त उपभोग, जिसमें औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई तथा MPC है वो स्थिर रहती है। तो ये जो अल्पकालीन उपभोग फलन ना, इसमें अभी APC और MPC हम आगे देखेंगे। एक बार इसमें से देख लो, APC होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, MPC होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। APC का फॉर्मूला क्या होता है C/Y, यानी जो आय हमारी है उसमें से हम कितना उपभोग कर रहे हैं वो तो होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी आय में जो परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद रखना कि जो अल्पकालीन उपभोग फलन है उसमें APC क्या होती है गिरती हुई होती है, और MPC क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो जो भी एक सीधी रेखा होती है ना, सीधी सरल रेखा, उस पर उसकी हम सीमांत कुछ भी निकालेंगे ना वो हमेशा स्थिर रहेगा। और जो अल्पकालीन उपभोग फलन है इसमें APC ग्रेटर देन होती है MPC के, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होगी, ठीक है। ये देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला लिखो, तो C बराबर A प्लस BY। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि C यहाँ पर क्या है कुल उपभोग, A क्या है स्वायत्त उपभोग, और BY क्या है प्रेरित उपभोग, ठीक है। अब ये तो था अल्पकालीन उपभोग फलन। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन में हमें क्या करना है, जो C बराबर A को हटा देंगे, खाली क्या होगा C बराबर BY। तो देखो दीर्घकालीन उपभोग फलन को बीजगणित सूत्र के रूप में C बराबर BY, ठीक है, BY के रूप में व्यक्त करते हैं। दीर्घकालीन उपभोग फलन की रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। देखो अल्पकालीन जो उपभोग फलन है ना, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्पकालीन जो उपभोग फलन रेखा है वो तो मूल बिंदु से ऊपर से स्टार्ट होगी, है ना, और जो दीर्घकालीन उपभोग फलन की रेखा है वो हमेशा मूल बिंदु से, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये तो कौन सी थी 45 डिग्री वाली थी, जो उसमें पीछे वाले में बनाया था ना डायग्राम, देखो 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और जो दीर्घकालीन उपभोग रेखा है वो ये है, देखो C बराबर BY। तो ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है, जबकि अल्पकालीन उपभोग फलन की रेखा थी वो थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होती थी। तो मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, जो कि दर्शाती है कि दीर्घकाल में उपभोग एवं आय के बीच एक निश्चित आनुपातिक संबंध रहता है।
परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में एपीसी तथा दीर्घकालीन जो एमपीसी है दोनों स्थिर रहती है और एक दूसरे के बराबर होती है, यानी एपीसी इक्वल टू एमपीसी। इसमें क्या था, एपीसी ज़्यादा थी और एमपीसी कम थी, है ना। जबकि इसमें क्या होगा कि एपीसी और एमपीसी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और एपीसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उभोग फलन समझ में आ गया ना। अल्पकालीन उभोग फलन का फॉर्मूला क्या है, C बराबर A प्लस बी वाई, जबकि दीर्घकालीन उभोग फलन का फॉर्मूला क्या है, C बराबर बी वाई। अल्पकालीन उभोग फलन में अब अल्पकालीन जो उभोग फलन का डायग्राम है वो 0 से मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, जबकि दीर्घकालीन उभोग फलन का जो डायग्राम है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। अल्पकालीन जो उभोग फलन है उसमें एपीसी ज़्यादा होती है और एमपीसी उससे कम होती है, जबकि दीर्घकालीन उभोग फलन में दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। अब उभोग फलन की विशेषताएं क्या है, औसत उभोग प्रवृत्ति। अब इसको हम डेफिनेशन के द्वारा और फॉर्मूले के द्वारा देखेंगे, तो ये आपको याद करनी है। 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि औसत उभोग प्रवृत्ति क्या होती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इसका फॉर्मूला देना पड़ेगा और ये वाला डायग्राम देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, औसत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय आय के निश्चित स्तर पर कुल उपभोग व्यय के आपसी अनुपात से है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, आय के निश्चित स्तर पर, यानी आय हम मान लेते हैं y, ठीक है, उस पर कुल उपभोग व्यय के आपसी अनुपात, उपभोग व्यय हमने C से मान लिया, इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग कहते हैं। जैसे देखो, फॉर्मूले के रूप में, सूत्र रूप में एपीसी बराबर क्या है, कुल उपभोग व्यय बट्टे कुल आय। तो ये कितना हो गया, कुल उपभोग व्यय हमारा C है और कुल आय हमारी क्या है, Y है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला हो गया C/Y। तो अगर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति 2 नंबर में पूछ ली जाएगी तो आप एक तो ये वाली डेफिनेशन देंगे, इतनी सी, है ना, प्लस ये वाला फॉर्मूला देंगे और प्लस ये वाला डायग्राम देंगे। ये 3 चीज़ आपको 2 नंबर में देनी होगी। फिर देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत में आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि जो परिवर्तन होता है उसको शो करता है सीमांत, ठीक है। तो इसमें ही अगर हम डेल्टा लगा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा सीमांत, यानी कि आय में जो परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उपभोग में कितना परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। यानी देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग में परिवर्तन, यहाँ क्या था, कुल उपभोग व्यय, बस इसमें परिवर्तन को ऐड करना है, तो कुल उपभोग में परिवर्तन बट्टे कुल आय में परिवर्तन। यहाँ क्या था, कुल आय। तो जो सीमांत जहाँ आ जाएगा ना वहाँ परिवर्तन को शो करेगा, तो परिवर्तन को डेल्टा से शो करते हैं, तो ये डेल्टा C/डेल्टा Y, ठीक है। तो अल्पकाल में एमपीसी आय के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है और एमपीसी को उपभोग प्रवृत्ति वक्र के ढाल के द्वारा मापा जा सकता है। अब एमपीसी की विशेषताएं क्या होती है कि एमपीसी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये इसकी विशेषता है कि एमपीसी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है, और एमपीसी सदैव इकाई से कम होती है, यानी 0 से तो अधिक और इकाई से कम, पॉइंटों में आएगी, यानी 0.5, 0.6, 0.4, है ना। 0.5 एमपीसी होने का मतलब क्या है कि आपकी जितनी आय है ना उसका आधा आपने उपभोग कर लिया, आधा बचा लिया। 0.5 मतलब आधा होता है ना। अब देखो, निर्धन वर्ग की एमपीसी धनी वर्ग की एमपीसी से अधिक होगी या कम होगी, अधिक होगी। इसका मतलब क्या है, देखो, निर्धन वर्ग की एमपीसी धनी वर्ग की एमपीसी से अधिक होती है। इसका मतलब है कि जो निर्धन वर्ग है ना उनकी आय जितनी बढ़ेगी ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो अपने उपभोग पर खर्च कर देंगे, क्योंकि निर्धन है, उनकी आवश्यकताएं ना लगभग पूरी नहीं होती है, उनकी आय भी इतनी नहीं होती है। तो एमपीसी में तो हम क्या देखते हैं, परिवर्तन ही तो देखते हैं ना। तो इनकी आय में जरा सा भी परिवर्तन होता है ना तो वो उसका अधिकतर भाग क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जबकि जो धनी वर्ग रहते हैं ना उनकी एमपीसी कम होती है निर्धन से। क्यों? क्योंकि जो धनी वर्ग है ना उनकी लगभग न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी हो चुकी होती है और उनकी आय भी तेज़ी से बढ़ती है, तो उस आय को वो अधिकतर मात्रा में सेव कर लेते हैं और उपभोग पर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि जो धनी वर्ग है उनकी एमपीसी तो कम होती है और जो निर्धन वर्ग है उसकी एमपीसी अधिक होती है। और एमपीसी क्या है, अल्पकालीन आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है। अल्पकाल में एमपीसी स्थिर रहती है। यूडीसी का मतलब है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये यूडीसी है, सी है, ठीक है।
यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यानी अल्प विकसित देशों में MPC अधिक, जबकि विकसित देशों में MPC नीची यानी कम रहती है। अल्प विकसित देश वही बात है, एक तरह से अमीर और गरीब का देख लो, विकसित देश है वो गरीब अमीर हो गए और अल्प विकसित देश है वो एक तरह से निर्धन हो गए, है ना। तो निर्धन वर्ग की MPC अधिक होती है, जबकि धनी वर्ग की MPC कम होती है। तो वही बात हम यहाँ पर भी लागू करके देख सकते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं उनकी MPC अधिक होती है, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा नहीं बढ़ती है और जितनी भी बढ़ती है उसका अधिकतर पैसा वो उपभोग पर खर्च कर देते हैं। जबकि विकसित देश है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, उनको अपने देश के विकास के लिए कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी जो भी इनकम बढ़ती है उसको वो पूरा का पूरा अधिकतर मात्रा में खर्च न करके कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में ही खर्च करते हैं, इसलिए उनकी MPC क्या होती है, नीची होती है। ठीक है, अब इसका महत्व पढ़ते हैं कि MPC का महत्व क्या है। तो MPC की धारणा गुणक सिद्धांत में महत्व रखती है, क्योंकि गुणक का मूल्य MPC पर निर्भर करता है। हम आगे देखेंगे, देखना गुणक K बराबर 1/1 - MPC, तो वहाँ पर MPC आएगी, यानी गुणक का अगर हम मूल्य निकालेंगे तभी निकल सकता है जबकि हमें MPC पता हो। फिर है MPC आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के लिए आय एवं उपभोग के बीच अंतराल को पाटने में योजनाबद्ध निवेश का सहारा लिया जाता है। और अल्प रोजगार संतुलन तथा अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संतुलन की व्याख्या में भी ये उपयोगी रहती है कि अल्प रोजगार है, अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था है या कम विकसित अर्थव्यवस्था है, जिनकी MPC अधिक होती है वो तो अल्प विकसित देश माने जाते हैं और जिनकी MPC कम होती है वो विकसित देश माने जाते हैं। फिर MPC की अवधारणा यह बताती है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। आय का बढ़ता हुआ फलन का मतलब क्या हुआ कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। ठीक है, अब MPC और APC और MPC में संबंध ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।